वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 का। और ये क्वेश्चन पेपर है 2042 ए कोड का। तो ये सीरीज है जो कि दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो दिसंबर 2019 का जो सेमेस्टर सिस्टम और सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ था वो 2042 का एक कोड है। और इसमें BCD इस तरह से 4 क्वेश्चन पेपर अलग अलग उसी ईयर में हुए थे। तो यहाँ पर ए कोड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है और इसका क्वेश्चन पेपर का 1 यानी पहला क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा और ये 10-10 नंबर एक नंबर के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक नंबर के, जिसमें से कोई 10 करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन का ए किलोवाट घंटा या kWh इज यूनिट ऑफ पावर प्रेशर एनर्जी। तो इनमें से किसकी यूनिट है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? शक्ति, दाब, ऊर्जा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो किलोवाट घंटा या kWh इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। बस इतना लिखने से एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट घंटा को एनर्जी जूल में कन्वर्ट करना है। तो किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे, किलो को 10³ लिखेंगे और ये वाट हो गया। और जो घंटा है इस आवर को इसको सेकंड में बनाएंगे, 60 × 60 सेकंड। इस तरह से 1 किलो वाट आवर ये 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो कि कार्य या ऊर्जा एनर्जी का मात्रक होता है। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। आवेग की परिभाषा लिखिए। तो इम्पल्स आवेग यहाँ डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा। इम्पल्स प्रोड्यूस ड्यू टू एनी फोर्स। इम्पल्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू एनी फोर्स। हेंस इम्पल्स प्रोड्यूस ड्यू टू एनी फोर्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इन विच द फोर्स एक्टेड। किसी बल के कारण उस बल का आवेग, किसी बल के कारण उसका या उस बल का आवेग उस बल के तथा समयांतराल जिसमें बल लगा था के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और समयांतराल के गुणनफल को हम उस बल का आवेग कहते हैं। तो इट इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। जो इम्पल्स है आवेग, यह किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ संवेग परिवर्तन की दर नहीं है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में जितना चेंज होता है वो इम्पल्स होता है, यानी P2 - P1 या डेल्टा P या फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये इम्पल्स होता है। तो इस तरह से इम्पल्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इनटू डेल्टा T या चेंज इन मोमेंटम P2 - P1। और दोनों केस में जो यूनिट आएगी kg मीटर पर सेकेंड, यानी डायमेंशनल फार्मूला mL/(T⁻⁻1). नेक्स्ट क्वेश्चन सी। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग में संबंध लिखिए। तो रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग को J या L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी J = R × P, यानी RP sin थीटा और यूनिट वेक्टर N। और R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से दूरी। तो J का मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जिसको J लिखेंगे, और ये RP sin थीटा। तो यही कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग में रिलेशन हो गया, J = RP sin थीटा। और इसका जो यूनिट है एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का kg m/s या जूल सेकेंड से लिखते हैं। और ये mL²T⁻⁻1 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो यहाँ रिलेशन लिखना था, तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। इसका डी पार्ट देखते हैं 1 का। अंडर विच कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल। किस स्थिति में दो सदिशों का अदिश तथा सदिश गुणनफल समान होता है? तो हमें वो स्थिति निकालनी है जिसमें सदिश गुणन और अदिश गुणन दो सदिशों का ये समान होता है, इक्वल होता है। तो हम इनको लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या होता है? A.B = AB cos थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन A × B = AB sin थीटा n यूनिट वेक्टर।
तो हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर कर देंगे। ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो ए बी यहाँ कट गए वेक्टर ए के और बी के मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया, और 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। Hence, if angle between two vectors is 45 degree, then magnitude of dot product and cross products are same. अतः यदि दो सदिशों के बीच 45 डिग्री का कोण है तो उनका डॉट तथा क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण या सदिश गुणन तथा अदिश गुणन का परिमाण समान होता है। तो यही कंडीशन थी, एंगल 45 डिग्री निकालना है, जिसके लिए ये समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन स्केल 273.1 डिग्री केल्विन। तो केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक 273.15 डिग्री केल्विन होता है, जो कि डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन स्केल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, राइट डाउन यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक लिखिए। तो यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज जूल और किलो कैलोरी, जिसको हम KCAL से लिखते हैं। तो एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक जूल या किलो कैलोरी है, ये आंसर हो गया। और हम इन दोनों यूनिट्स को एक न्यूमेरिकली कनेक्ट कर सकते हैं। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू, किलो को हम बदलेंगे 10³ कैलोरी, और 1 कैलोरी 4.18 जूल। तो इस तरह से 4.18 इंटू 10³ जूल 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। दोनों एसआई सिस्टम में मात्रक हैं, जबकि CGS सिस्टम में कैलोरी मात्रक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर संबंध लिखना है, डिराइव नहीं करना है। तो हम सीधे सीधे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको अल्फा से लिखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक को। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन हम इसको बीटा से लिखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को। और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इसको गामा से लिखते हैं आयतन प्रसार गुणांक। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है या अनुपात होता है वो होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3। तो ये इनके बीच अनुपात हो गया, या रिलेशन कहा जाए, या इसको हम इन टर्म्स ऑफ बीटा और अल्फा या गामा लिखें तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा, या गामा इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, और अल्फा अपान बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा अपान गामा इक्वल टू 1/3। तो यही इनके बीच संबंध होता है। तो इस तरह से गामा इक्वल टू 3/2 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, ये भी संबंध लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आउट ऑफ हॉलो सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर्स विच हैज ग्रेटर रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठोस तथा खोखले गोलों में से किसकी घूर्णन त्रिज्या अधिक होती है। तो कौन घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या अधिक रखता है, ये फाइंड करना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण IS से लिखेंगे। ये होता है ठोस गोले के लिए 2/5 mr²। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण IH इक्वल टू हॉलो 2/3 mr²। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण है वो ज़्यादा है, 2/3 ज़्यादा होता है 2/5 से। तो IH इज ग्रेटर देन IS। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूर्णन त्रिज्या के टर्म में mk² होता है, तो mkh² इज ग्रेटर देन mks²। तो m से m कट गया, तो इस तरह से kh² इक्वल टू इज ग्रेटर देन ks²। तो इस तरह से kh इज ग्रेटर देन ks। हेंस हॉलो स्फीयर हैज ग्रेटर रेडियस ऑफ जाइरेशन। अतः खोखले गोले का घूर्णन त्रिज्या अधिक होती है। तो खोखले गोले की घूर्णन त्रिज्या ठोस गोले की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, राइट डाउन टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, इसको लिखें।
तो भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन पीरियड यानी पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे में भू स्थिर उपग्रह एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। तो ये भू स्थिर उपग्रह के लिए हम चित्र बना सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल की जो एक्सिस है ये पास हो रही है, इसके राउंड पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है इस तरह से घूमकर। और ये जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, ये क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता हुआ इस तरह से सर्किल पूरा करता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और जो भूमध्य रेखा के ऊपर हम भू स्थिर उपग्रह स्थापित करेंगे वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू स्थिर कक्षा या भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर के लगभग होती है। तो ये 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ऊपर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो इसके कारण यह भूमध्य रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष सदैव स्थिर रहता है। तो इसको भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। और ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जो कि पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, ये भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है, भू स्थिर कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन जे, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सततता का समीकरण लिखिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर चैप्टर 6 जो विस्कोसिटी टॉपिक है उसमें होता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सततता का समीकरण लिखेंगे, क्या है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सततता का समीकरण है। या ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए जहां क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, v द्रव का वेग है। तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर ए वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होता है। कैसे होता है इसके लिए हम डिटेल में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समीकरण पूछा गया है और अगर स्टेटमेंट आए तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, इफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइनर फ्लो इन एनी ट्यूब देन एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लो, यदि किसी नली में असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर ए वी क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव प्रवाह का वेग, ये मल्टीप्लिकेशन हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट या नियतांक होता है। प्रवाह के हर एक बिंदु पर यह नियतांक मिलेगा और इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सततता का समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप मापने के केल्विन पैमाने तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है। तो रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध होता है F-32 इक्वल टू K-273/5। तो ये रिलेशन होता है, यही लिखना था। और ये सेल्सियस में अगर लिखना हो तो C/5, र्यूमर स्केल में लिखना हो तो र्यूमर स्केल में R/4 हो जाता है। तो ये इक्वलिटी रिलेशन है जिसको यूज करके हम डिफरेंट स्केल्स में जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम इसकी थोड़ा सा और ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हम इतना ही लिख देने पर आंसर हो जाता है। और जानकारी के लिए बता दें कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ यानी बर्फ़ जमने का टेम्परेचर है वाटर से, और वेपर का टेम्परेचर जो कि वाटर वेपर में बदलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग टेम्परेचर भी होता है वाटर का। तो इसके बीच में इन्होंने 100 डिवीजन 100 खाने खींचकर सेल्सियस स्केल बनाया, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का भी टेम्परेचर है तो उसको माइनस में लिखा गया। तो इस तरह से ये सेल्सियस स्केल तैयार हुआ। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री बर्फ़ का टेम्परेचर हो गया, बर्फ़ जमने का, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो गया, पानी के उबलने का टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह से 180 खाने 180 डिवीजन्स यहाँ पर बने फ़ारेनहाइट स्केल में। इसी तरह से केल्विन
में जो टेम्परेचर है 273 केल्विन, ये बर्फ यानी पानी के जमने का टेम्परेचर है 273, जल का हिमांक, और 373 डिग्री केल्विन ये है टेम्परेचर पानी के उबलने का टेम्परेचर। और इस तरह से इसमें 100 डिवीजन 100 डिवीजन है, तो सेल्सियस और केल्विन में 100 डिवीजन्स होते हैं और फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन। इसलिए फ़ारेनहाइट में पहले 32 घटाएंगे तो F-32 अपान 180 ये बराबर हो गया C/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा F-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273/5। तो सेल्सियस और केल्विन में 273 का अंतर है, केल्विन 273 डिग्री ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केल्विन का स्केल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं। अब डिग्री केल्विन और केल्विन दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केल्विन और डिग्री केल्विन हम कोई भी चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ऊष्मा इंजन की दक्षता की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा लिखनी है दक्षता की। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ये ईटा सिंबल से लिखा जाता है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट नेट वर्क डन, रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय द हीट इंजन एंड हीट टेकन फ्रॉम द हीट सोर्स बाय इंजन। तो किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता इंजन द्वारा कुल किया गया कार्य तथा ऊष्मा स्रोत से इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। तो इंजन जितना कार्य करता है उसको हम डिवाइड करेंगे ऊष्मा स्रोत से इंजन द्वारा ली गई कुल ऊष्मा के बराबर। तो इस तरह से ये जो रेशियो है W/Q यही ऊष्मा इंजन की दक्षता है। तो इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता ये है वर्क डन बाय हीट इंजन, ऊष्मा इंजन द्वारा कृत कार्य W, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, ऊष्मा स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा Q1। तो इस तरह से W/Q1 और W जो कार्य होता है वो Q1/Q2, Q1 माइनस Q2। Q2 क्या है, हीट गिवन टू सिंक, सिंक को दी गई ऊष्मा, या इंजन द्वारा हीट रिजेक्टेड बाय हीट इंजन, ऊष्मा इंजन द्वारा सिंक को दी गई ऊष्मा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 यही ऊष्मा इंजन की दक्षता या इफिशियंसी होती है।